अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान के स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 42 लेक्चर नंबर 42 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट टिल 1905 तक से लेके जो 1947 तक जो हमने इवेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम उसका पार्ट 3 यानी कि हिस्सा 3 को डिस्कस करेंगे और हम लोग नोट करेंगे कि जो तहरीक पाकिस्तान के पाकिस्तान मूवमेंट के जो मेजर वाक़यात थे उनको हम आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले अगर कुछ दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स चाहिए हो तो आपके स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक के आगाज़ करने से पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो इन्हीं टॉपिक के हिसाब से हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था, हिस्सा 2 को। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, रीज़न ही यही है कि आपके पास सिर्फ एक सवाल आता है और आपको सारे मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स को लिखना होता है। तो अगर आपने नोट कराओ कि हमारे जो जितने भी अभी तक पॉलिटिकल इवेंट्स पूरे हुए हैं, सियासी वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़यात जो अब दरपेश आए हैं वो पहला वाक़या है जिसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। 1945 से लेकर 1946 तक ये हुए आम इंतखाबात। क्योंकि अगर आपने नोट करो बेटा, इसके लास्ट लेक्चर में जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी और सियासी जितने भी नुमाइंदे उस पर आए हुए थे जो बड़े सगीर के थे, जितने भी इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने जितने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, जितने अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के मुतालिक बात की थी, तो उसमें बरतानिया की गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करना चाह रही थी, तो लॉर्ड वेवल और वेवल प्लान को ख़त्म करने के बाद अब एक ही चीज़ रह गई थी, दैट इज़ नोन एज जनरल इलेक्शंस। तो ये सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हुए यानी कि मरकज़ी और सूबाई कानून साज इंतखाबात में जो 1945 में शुरू हुई, तो ये कंटेंस हुआ। ठीक है बेटा, अब कंटेंस हुआ तो उसमें जो मैनिफेस्टोस थे यानी कि शाये ऐलान या मंशूर, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो कांग्रेस ने ये दिया कि वो हमेशा अखंड हिंदुस्तान या सिंगल यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, नो स्कीम ऑफ पार्टीशन के तकसीम की कोई भी स्कीम शामिल नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। प्लस रिप्रेजेंटेटिव जो उस वक्त के जितने भी आला अफसरान हैं वो ओहदों पे आने से पहले कांग्रेस के जितने भी कम्युनल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और प्लस जितने भी मुसलमान एग्री हो जाएंगे कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको नुमाइंदगी मिल जाएगी। अब ये तो था शाही ऐलान किसका, कांग्रेस का। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का जो उस वक्त का शाही ऐलान या मंशूर था तो वो यही था कि पोलिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि एक हम लोग अपना बोलते हैं ना जद्दागाना रियासत, सेपरेट होमलैंड डिमांड ना हो जाए, तलब ना हो जाए, और अगर कोई इसको रिजेक्ट करना चाहता तो वो छोड़ दे। लेकिन अगर नोट कराओ कि पार्टीशन तो होके रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मुस्लिम लीग का ख्वाब बन चुका था, उन्होंने ये डिस्कस पाकिस्तान रेजोल्यूशन में कर दिया था। अब अगर मैं नोट कराओ जितने भी माइनॉरिटिकल एरियाज थे उस वक्त के यानी कि अकलियत पसंदों के जितने भी इलाके थे उसमें मुसलमानों के जो मेजॉरिटी इलाके थे अक्सरियत, उन्हीं को मिलाकर जद्दागाना रियासत बनाई जाएगी। इंतखाबात में अब ये तय होना शुरू हो गया था। तो अब यहाँ पे हुई शुरू क्या, कैंपेनिंग। अब इंतखाबी मुहिम जब शुरू हुई तो उसमें जितने भी कांग्रेस के साथ पार्टीज मौजूद थी उनको पता मेजॉरिटी तो है ही कांग्रेस की, हिंदुओं की है, 64% है, तो हमेशा जीतना किसने, इलेक्शंस कांग्रेस ने। लेकिन जो मुस्लिम लीग की सीट्स यानी कि मुसलमानों की सीट्स रखी गई थी वो भी तो बड़ी मायने रख रही थी। लेकिन उस वक्त यूनियनिस्ट पार्टी अरर, जमात उलमा हिंद जो आज के हिसाब से पाकिस्तान में जमात उलमा फजलुर रहमान साहब की कहलाई जाती है, वो एक अलग ही किस्सा है बेटा, उसको हम कभी और चीज़ को डिस्कस करेंगे। मौलाना डीजल का क्या किरदार है वो एक अलग ही है, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हमने अगर नोट कराओ ये सारी पार्टीज ने मिलकर सारे के सारे हडल्स कायम किए, किसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए। अब जब रुकावटें पैदा कर दी तो उस वक्त भी कायदे आज़म ये ललकार, ये चैलेंज कर रहे थे कांग्रेस को ओपनली कि हम लोग अपना पाकिस्तान यानी कि एक इस्लामी रियासत लेके छोड़ेंगे। और यहाँ पर पूरे आवाज़ें गूंज रही थी जब इलेक्शंस के दौरान लोग ये नारे लगा रहे थे कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, देखो ला इलाहा इल्लल्लाह ये आज के दौर में हम लोगों को सबसे
अहम किरदार में अदा करना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं हो रहा उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने अगर नोट कराओ कि मुस्लिम लीग का ये स्टैंड पॉइंट कायम था। अब इसके बाद सबसे अहम वाकया यहाँ ये हुआ कि जब नतीजा आया तो उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि मरकजी काउंसिल असम्बलियों की जो सीटें थी उसमें 30 सीटें रखी गई थी मुसलमानों के लिए, और वो पूरी 30 सीटें किसने जीती? मुस्लिम लीग ने। अब यहाँ पे धचका किसको लगा? कांग्रेस को लगा। और बरतानिया को तो वैसे ही धचका लगना था, क्योंकि अब अखंड हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आइन में ये रद्दोबदल कर दिया जाएगा। अब ये वो बात थी जो उस वक्त के हिसाब से आज के दौर में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे, जो पीटीआई का गाना था ना, एक बहुत बड़ा गाना था कि रोक सको तो रोको तब्दीली आई रहे, तो वो इसका अब यहाँ पे एक मेंशन हो रहा है। तो अगर आपने अगर नोट कराओ तो ये उस वक्त के लिहाज से बड़ी बड़ी तब्दीली हुई। और प्लस अगर आपने अगर नोट कराओ कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली की, सूबे काउंसिल असेंबली की जितनी भी उस वक्त की नशिस्तें थी उसमें 498 सीटें रखी गई थी। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उसमें 428 यानी कि 428 सीटें जीत कौन गई? मुस्लिम लीग। अगेन एक जोर का झटका धीरे से लगा, किसको? कांग्रेस और बरतानिया को। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात थी कि कैसे ये मुमकिन हो गया, क्या धांधली हुई, क्या हुआ? क्योंकि बेटा देखो हमेशा याद रखना कि माइनॉरिटीज़ उस वक्त हिंदुओं में सबसे ज़्यादा थी, जिसको हम बोलते हैं दिल्लत कौम। अगर आपने अगर नोट कराओ कि उनको पता था कि मुसलमान जब आएंगे तो वो सारी डिस्क्रिमिनेशन वापस से ख़त्म कर देंगे, और तासुब जैसे ख़त्म करेंगे तो जो उस वक्त के क्लास सिस्टम्स हैं जितने भी कांग्रेस के दरमियान में, वो ख़त्म कर देगी कौन? मुस्लिम लीग। और इसी वजह पर उनको वोट्स मिले। अब ये वोट्स मिल गए तो अब यहाँ पर यह मुमकिन पूरा हो चुका था मुस्लिम लीग को कि अब उनका ख्वाब पूरा होने वाला है। अब कायदे आज़म ने भी ऐलान कर दिया था कि अब दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को बनने से रोक नहीं सकती। अब ये वो एक ऐसा मुकाम था कि जहां कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा एक नोट कर लिया कि इतना भारी अक्सर से जीत गई है मुस्लिम लीग, तो प्लस अब कौन है? कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहाँ पे आया काबीना मिशन का, क्योंकि जाहिर बात है इलेक्शन होगा तो काबीना बनाना लाजमी है। तो उसमें अगर आपने अगर नोट करो कि उस वक्त के जो लेबर पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो जीते और प्राइम मिनिस्टर बने लॉर्ड एटले, तो उन्होंने इंडिया में अपने डेलीगेट्स को भेजा। अब डेलीगेट्स को अगर भेजा तो उस वक्त बाकायदा वर्ल्ड वॉर 2 रुक चुकी थी, अब वो रुक गई है। तो इसी ब्याह पर हमने अगर नोट एक और बात की होगी, जब मेंबरान्स जब आएंगे तो उसमें 3 मेंबर्स थे, जिसमें पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो पहले आ चुके थे, वो भी थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को लीड कर रहे थे, और प्लस एवी अलेक्जेंडर उस वक्त के फिलोसोफर थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में रोकने में या फॉरेन मिनिस्ट्री में सबसे अहम किरदार अदा कर चुके थे। अब इन तीनों को भेजा गया तो उन्होंने प्रपोजल और पर्पस उस वक्त मकासद बयान किए कैबिनेट मिशन के। उनमें पहला मकसद ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा, ऐसी बात है आइन तो बनाना ही है, तो हुकूमत बनेगी तो आइन भी बनेगा। प्लस जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान में इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था उसको भी ख़त्म करना था। ये तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि अब ये बात करना तो एक लिहाज से फजूली है अगर देखा जाए तो, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म होता जा रहा है। तो यानी कि बरतानिया का होल्ड भी अब ख़त्म होता जा रहा है। तो उन्होंने ये हरबा अब अपनाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट जब एक होगी तो काम भी एक ही तरीके से होगा, रूलिंग भी एक ही होगी। अब यहाँ पर यह बात करना बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन उसको मुस्लिम लीग ने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अगर आपने अगर नोट कराओ कि पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान जब बातचीत करना शुरू हुए तो उसमें चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स का तयन करना जब शुरू किया गया तो उसमें हर्डल्स पैदा की गई, और जब हर्डल्स पैदा की गई तो कैबिनेट मिशन ने अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात दिए जो बड़े अहम है। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि आपको मैं इससे एक टॉपिक्स के वाइज वाक़यात बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया। रीज़न ही यही था कि अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इस वक्त तक मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी बीमारी का पता चल गया था। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो इन चीज़ों को अब रिजेक्ट कर सकें बेटा। और यहाँ पर जब एक गुप्त सीक्रेसी रखी गई, क्योंकि अगर कायदे आज़म की अगर ये बीमारी सबको पता चल जाती तो फिर ये पाकिस्तान का जो वजूद था उस वक्त ही और मज़ीद आगे बढ़ा कर ख़त्म कर दिया जाता। अब यही वजह है कि अगर आपने नोट कराओ कि मुस्लिम लीग ने कोई सोल्यूशन या पार्टीशन के हिसाब से इश्यूज़ का एक सबसे अहम किरदार जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था उसको उजागर किया। लेकिन कांग्रेस वक्त पार्टीशन के खिलाफ थी, 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के खिलाफ थी, अब सिंगल नेशन की बातें हो रही थी, तो गवर्नमेंट भी एक ही बनी थी। और यही वजह थी कि उस वक्त के हिसाब से जो बनाया गया रिएक्शन आया किसकी तरफ से? काबीना मिशन की तरफ से। तो उसमें अगर देखा जाए तो पंडित नेहरू ने जब एक बात कर दी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपने तजावीज़ पेश किया, तो पंडित नेहरू ने यही कहा कि 10 साल बाद हम लोग अलग हो सकते हैं। किससे?
अपनी हुकूमतों से अगर उनके दरमियान में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या एक लिहाज से डिस्प्यूट तनाज़ात अगर पैदा हो जाएं तो वो छोड़ सकते हैं। लेकिन नेहरू ने उसी वक्त उन्होंने बोल दिया है कि अब जिना का जो पाकिस्तान है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अगर नोट कराओ बेटा कि यहाँ पर यही बात होती है कि 10 साल बाद कौन याद रखेगा। ये भी पंडित नेहरू के मुंह से निकल गया था कि कैसे 10 साल। अब यहाँ पे हम लोग 2 दिन की बात याद नहीं रखते, 10 साल की बात कौन याद रखेगा। उस वक्त तो पूरा कल्चर फिर फैल गया होगा सब कुछ। लेकिन मुस्लिम लीग ने भी बयान यही दिया है कि अब हम लोग कोई रिजेक्ट मुसलमानों के डिमांड्स के हिसाब से नहीं कर सकते। कायदे-ए-आज़म ने ये कड़वा घूंट पिया और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, पंडित नेहरू के दिल में वापस से एक बात आ गई कि क्या माजरा है कि इलेक्शन भी जीत गए और कायदे-ए-आज़म इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि कायदे-ए-आज़म के पास अब कोई जवाब नहीं है। तो फिर कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस वक्त प्रेसिडेंट जो लीड कर रहे थे पंडित नेहरू। देख रहे हो आप, जल्दबाजी, ये जल्दबाजी का काम है, क्योंकि सब्र करके आप लोग बहुत सारे काम अपने निकलवा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे कायदे-ए-आज़म के ऊपर शक होना शुरू हुआ, बरतानिया के ऊपर भी। और यही वो रीज़न था कि अब यहाँ पर आप क्या बनाओगे, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में। अब आरजी हुकूमत बनाई गई, तो उसमें अगर आपने नोट करो टेम्परेरी हुकूमत थी। अब सितंबर में जैसी ये बनाई गई तो उसी दौरान कांग्रेस के अपने नुमाइंदों को इतना अहमियत दी गई इंडियन एक्ट की तरफ से, ये पूरा कवानीन दिए गए। लेकिन वही बात होती है कि क्या वो अपनी चीज़ों को अहम लेके चल रहे थे। जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म ने ये ऐलान कर दिया कि जितनी सीटें मुस्लिम लीग जीती थी वो तो दें, अगर वो ही नहीं देंगे तो फ़ायदा क्या होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। पर जितनी सीटें हमें मिली गई हैं हम उन्हीं सीटों पर आएंगे और उसी में अपनी अक्सरियत को कायम करेंगे, मेजॉरिटी को कायम करेंगे। अब इन टाइम गवर्नमेंट के दौरान जब ये बात हुई, आरसी हुकूमत ने जब ये देखा कि कांग्रेस के कुछ नुमाइंदे भी रिजेक्ट कर गए, तो फिर इस बात को वापस से ख़त्म करके एक चीज़ को शुरू किया, दैट इज़ नोन एज 3 जून प्लान। अब यहाँ पे 3 जून का मंसूबा क्यों आ गया, क्योंकि अब पता था कि दोनों के दरमियान में अब कोई बैठक हो ही नहीं सकती, बातचीत होने का तसव्वुर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर उस वक्त एक माजरा सबसे अहम क्रिएट हुआ था, वो कहा था फेलियर ऑफ लॉर्ड वेवल प्लान। अब वो वेवल प्लान को जब रिजेक्ट किया गया तो उसी दौरान कैबिनेट मिशन प्लान का कॉन्सेप्ट में यही था कि ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, इंटरिम गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ये उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि दोनों मिलकर ना चले, कौन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो वेवल प्लान में भी जब एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब कैबिनेट मिशन में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अब तो एक ही दिमाग एक ही काम करेगा ना बेटा, क्योंकि बरतानिया के पास अब तो यहाँ पे भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में वैसे ही उनको बड़ा नुकसान हो चुका था। तो अब यहाँ कायदे-ए-आज़म किसी तरह उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमने एक और बात नोट की हो तो उस वक्त के विसराय चेंज करके अगेन किसको बुलाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें कांग्रेस के सबसे अहम नुमाइंदे पंडित नेहरू के, इनके ताल्लुकात सबसे अहम कायम थे, क्योंकि इन्होंने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में एक साथ पढ़ाई की थी। तो यही वो रीज़न था कि जून का जब ऐलान किया गया तो मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन का ऐसा इनके गवर्नर बनाकर अगेन इंडिया में भेजा गया। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी थी, वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हुआ था। यही वो रीज़न था कि उनको वापस से बना के जब भेजा गया तो यहाँ पर उन्होंने आते ही अपने जितने भी सियासी कायदीन थे उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए। अब उन्होंने आते ही ये सबसे पहले ऐलान कर दिया कि भाई अब तो फाइनल प्लानिंग शुरू हो गई है, ठीक है भाई, बरतानिया वैसी गवर्नमेंट जाने वाली है, उनका इक़्तिदार जो, उनकी पावर जो ख़त्म होने वाली है, तो अब आप लोगों ने सोचना है कि करना कैसे और क्या अपने अपनी चीज़ों को तयन करना है। अब उनके अराइवल में आते ही जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो उसमें सबसे अहम मुद्दा जो आया वो आया किसका, कॉन्सेप्ट का, कि जो पंडित नेहरू के जो ताल्लुका, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही बेटा तस्वीरें, लेकिन ये हकीकत है कि जब पंडित नेहरू उनके साथ था तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात कायम करने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था कि प्रेसिडेंट था। और यही वो बात थी जो कायदे-ए-आज़म ने पहले के ट्रेंड गेट इम्बैलेंस्ड और वीक पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस वक्त पूरा रुझान पंडित नेहरू का किसके ऊपर था, लेडी माउंटबेटन के ऊपर। रीज़न ही यही है कि खातून जब अपने हामिन से बात करेंगे तो वो तो पिघल ही जाएंगे ना, तो और वो वैसी चापलूसी पे लगा हुआ था। आपको तस्वीरों में दिख ही रहा है कि अपने लोगों के साथ पंडित नेहरू कितना सीरियस है, और जब लेडी माउंटबेटन के साथ है और माउंटबेटन के साथ है तो आपको ये आपके सामने दिख रहा है। वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें मौजूद हैं। आप नोट करो कि हाँ कहीं ना कहीं तो ये कमज़ोरियाँ आ रही हैं ना, क्योंकि हम लोग मानते नहीं ना बेटा। हमारे इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट ये कह के थक गए, हिस्टोरियंस कह के थक गए कि इंडिया इतनी आराम से मुसलमानों को उतने अपने राइट्स नहीं दे रहे थे। और ये वो आपके सामने है, देखो बेटा आपके सामने वो चीज़ें रखी हुई है। रीज़न यही है लिखने का कि आपको पता हो कि हाँ कहीं ना कुछ तो गलत हो रहा है ना मुसलमानों के साथ। अब यहाँ पे अगर आपने अगर नोट कराओ कि एक बार जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, कुल इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, तो उस वक्त जो मेंबर्स थे कांग्रेस की तरफ से वो कौन कौन थे, सरदार पटेल साहब, कृपलानंद साहब, बलदेव सिंह साहब और पंडित नेहरू। अब नीचे क्यों रखा है ये आप समझ गए होगे, क्योंकि चापलूसी उठाते वक्त बहुत ज़्यादा। अच्छा आगे अगर आपने अगर नोट कराओ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो खान लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार रब निश्तर साहब ने ये
जब अटेंड की मीटिंग को, तो उस वक्त आपने अगर नोट करो, आपके सामने 2 तस्वीरें मैंने रखी हैं बेटा, कि आपने नोट करो लॉर्ड माउंटबेटन की जो पहली तस्वीर है उसमें आप देखो ना पंडित नेहरू के साथ कितना चुपके हुए हैं, और न्यूट्रल अगर बंदा हो तो बीच में बैठा हुआ होगा, तो वो सारा झुकाव भी लॉर्ड माउंटबेटन का उनकी तरफ ही था। और आप देख रहे हो एक तरफ तो बिल्कुल ही कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना और लिया खान, दिल खान, रमिश्ता साहब, ये बिल्कुल अलग है। देखो एडवाइजरी, ये देखो जवाहरलाल नेहरू, ये क्योंकि एक्सट्रीम राइट का मतलब क्यों समझ रहे हो, पता है तस्वीरें बहुत सब कुछ कह जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात तो उनका पूरा झुकाव उसकी तरफ था। सेकंड सेशन जब हुआ तो उस वक्त कायदे-ए-आज़म को एक्सेप्ट करना पड़ा, बिकॉज ऑफ आपको पता है जितने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे उनको तो एक्सेप्ट ही करना पड़ा था। रीज़न ये था उनकी बीमारी, अब वो बीमारी के हिसाब से अपने आगे कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। और मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अनजस्टिस हो रही थी। देखो तस्वीरें आपको बता रही हैं, ना इंसाफ़ी का तो एक फिर से हो गया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को तो अपने, आपको पता है अब इंडियंस ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है, आपको पता होगा कि हाँ भाई कि लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त अपनी हुक्मरानी चाह रहा था। तो ये बहुत सारी बातें हो चुकी हैं बेटा, और ये हैं, ये हकीकतें हैं, ये आपको बताना लाजमी है ताकि आप लोग अपने दिमाग खोलो कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल से मिला, कोई थाली में रख के टॉफ़ी की तरह नहीं दे दिया गया। तो ये अगर आपने नोट करा कितनी जद्दोजहद, कितना दिमाग, कितना जोर, कितनी सोच, कितनी दूर की सोच, अब आप नोट करो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और हमने अगर ये भी अगर नोट करा होगा कि हाँ कहीं ना कहीं अब जब बारी आई बाउंड्री कमीशन की, तो रेड क्लिफ अवार्ड उस वक्त सर रेड क्लिफ जो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा है, उसमें जितने भी 14 जुलाई में इंडिपेंडेंस बिल एक पास किया गया जो 13 जुलाई को अप्रूव कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो पूरे तहफ़्फ़ुज़ात जो 3 जून प्लान को होने थे वो सारे के सारे कांग्रेस मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट करने पड़े 3 जून प्लान को। और उसमें NWFP जो आज KPK कहलाता है, सिंध, असम, सेलत, और मुस्लिम्स के जो बंगाल और पंजाब के एरिया थे उनको फॉर्मेशन मिली और पार्लियामेंट में अप्रूव हुआ, और जो बाकी के इलाके थे वो कांग्रेस को दिए गए। यही वो रीज़न ही था कि आपने जो असल इलाके थे वो सारे के सारे, जो हैदराबाद, दक्कन आता है, जूनागढ़, मुनवदार, इवन के सबसे अहम कश्मीर, ये सारे इलाके किसको दे दिए गए? कांग्रेस को। रीज़न कश्मीर का तो इशू आपको पता है, ये पानी का इशू है, और कांग्रेस, आगरा तो आपको पता है वो तो मुसलमानों की एक मलकियत है, तो जाहिर सी बात है वो आगरा वगैरह जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे उसमें बताना था कि हम देखो मुसलमानों के ऊपर हुक्मरानी अब कर रहे हैं, और हमारा अब आ गया है, ब्रिटिश एम्पायर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। आपके सामने मैंने तस्वीरें रखी हैं इसलिए पूरे मैप की कि आपको पता हो बेटा कि ये हमारे साथ कितना अभी भी हमें शर्मसार किया जाता है, और हम लोग पता नहीं क्यों उनके हर चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। कोई भी हो, फिल्में, गाने, जो भी, अब आप सोचो। और हमने अगर नोट करा होगा कि यहाँ पर फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, कानून आज़ादी हिंद को। अब जब ये आया तो इसमें अगर देखो तो ब्रिटिश के उस वक्त के जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो डिवीज़न में बैठे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया लॉर्ड हेडले थे। 4 जून को 1947 को अप्रूव किया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश ने पार्लियामेंट ने जब अप्रूव करके इंडियन एक्ट नाफिज किया, तो उनको पता था कि अब ये दोनों जो हैं जो आपके इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्रिएशन हो गई। लेकिन यहाँ पे अभी भी चैलेंज चल रहा है, कौन लॉर्ड माउंटबेटन की किसी तरह वो गवर्नर जनरल बन जाए दोनों का। लेकिन यहाँ पर कायदे-ए-आज़म ने चाल चली और उन्होंने अपने आप को एज अ गवर्नर जनरल के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया और बताया कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन हमेशा मुसलमान ही करेगा, कोई अंग्रेज़ या हिंदू नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मुल्क भी इस्लामिक है। और ये बात आपने अगर नोट की हो कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान 1947 में, तो उसमें तश्कील पाकिस्तान में सबसे अहम मुद्दा जो आपके सामने आ रहा है, टेम्पररी गवर्नमेंट जो बनाई गई पाकिस्तान की तरफ से जुलाई 1947 को, और कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में ये तहफ़्फ़ुज़ हो गया कि अब 11 अगस्त 1947 में जब कराची के मुकाम पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली हुई यानी कानून साजी में, तो आप देख रहे हो कि लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल है। लेकिन कायदे-ए-आज़म ने आपने आपको इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट गवर्नर जनरल, और नवाबजादा खान लियाकत अली खान ने एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। लॉर्ड माउंटबेटन के हिसाब से स्पेशल सेशन जो था 14 अगस्त का, उसमें स्पीच की गई, एड्रेस किया गया, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दिए गए, किसको? पाकिस्तान के जितने भी थे वो कायदे-ए-आज़म को दिए गए। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अहम जो न्यू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा सामने लाया गया। और यही वो रीज़न है कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं न्यू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट को देना ही था। अब रीज़न यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे जितनी भी रियासतों का कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, वो इसलिए आ रहा है कि हमने अब पाकिस्तान हमें मिल चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन और बरतानिया को गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना क्यों बन गए, क्योंकि उनको पता था कि अब अगर अंग्रेज़ वापस आएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट अगेन किसका हो जाएगा? मुसलमानों के हट के किसका हो जाएगा? इंडियंस का। यही वो रीजंस थे जिसके बिहाफ पर आज पाकिस्तान आपको मिल चुका है। उस वक्त सबसे बड़ी सोच प्राइम मिनिस्टर की और गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे अहम तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बिहाफ पर आज हमें पाकिस्तान मिल चुका है। हमने वो पूरी सोच उनके से लेकर चलनी थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ये कॉन्सेप्ट था।
कायदे आज़म ने अपना पूरे का पूरा एज अ गवर्नर जनरल का रोल जो पेश किया उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर आपने नोट करो कि गवर्नर जनरल ही चाह रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी है वो किस पर चले, इस्लाम पर चले। क्या वो आज मौजूद है? क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या हमारे गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉर्ड माउंटबेटन को ये खिताब करते हैं बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर इस्लामी उसूलों को कायम किया जाएगा, क्या वो मौजूद है? हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई सर्वे, रिसर्च या आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जिसके बिहाफ पर रिसर्च हुई हो तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएं जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।